चलिए मॉड्यूल का एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इजीली इसको 10 स्टार 5 स्टार मार्क कर सकते हो। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है देखो, क्वेश्चन में बोला तो वही है, प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है थोड़ा सा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है M Limited resolved on 31st December 2016 that the company be wound up voluntarily. कंपनी को voluntarily क्या करना है, wound up करना है। The following are the trial balance extract from its books as on that date. तो बैलेंस शीट के बजाय क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल एक ही कैटेगरी है, इसका मतलब कॉल और रिफंड पर शेयर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। 9% प्रेफरेंस शेयर बाय डिफ़ॉल्ट क्यूमुलेटिव मानेंगे। प्लांट लेस डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ, मतलब ये प्लांट की बुक वैल्यू। स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ये तुम्हारे ट्रेड पेबल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। बैंक का बैलेंस है 74। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये लॉस होते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब क्या हुआ, ये कंपनी ऑलरेडी एक्सपेंस कर चुकी है। तो ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ना, ये आपके लिए क्या है, लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ये भी हमारे काम का नहीं है। ट्रेडिंग लॉसेस, ये करंट ईयर के लॉसेस आपको दिए हुए। प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर 2016, तो आपको जो ईयर है वो भी 2016 ही गिवन है। और यहाँ लिखा हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर 2016 इज 6000। अब ये देखो, डेबिट में दो ही चीज़ें आती, या तो एसेट्स या एक्सपेंस लॉस, और क्रेडिट में दो ही चीज़ें आती, इनकम या लायबिलिटीज। मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड डेबिट में है ना, इसका मतलब कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है। कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी पे कर चुकी है, तभी तो एंट्री व्यू होगी प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो जब एंट्री व्यू होगी प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो ये 6000 ऑलरेडी पेड है। हाँ, ये क्रेडिट में होता तो लायबिलिटीज होता है, ये डेबिट में, इसका मतलब ये ऑलरेडी पेड है। मतलब कुल मिला के उस क्वेश्चन में सीन क्या है कि आपका ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट का कितना था, 30,000, उसमें से तुम्हारा 24,000 लॉस हो गया और बचा हुआ 6,000 कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड दे दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी डिविडेंड पेड है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको प्रेफरेंस कैपिटल के साथ ले लेते हैं, पेमेंट और कर देते हैं, जबकि बेटा ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आ रहा है, मतलब ये ऑलरेडी पेड एज एक्सपेंस, जिसकी एंट्री भी होगी प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग मोर्गेज इंटरेस्ट, मतलब ये 25,000 के अंदर दो चीज़ें हैं, इंटरेस्ट भी है और मोर्गेज लोन भी है। नहीं, इंटरेस्ट भी है और एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग मोर्गेज इंटरेस्ट 25,000, तो 25,000 में से कुछ इंटरेस्ट है मोर्गेज पे, जिसका पेमेंट तो सिक्योर्ड कर मोर्गेज के साथ ही होगा ना, लोन के साथ ही, और कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो अनसिक्योर्ड है। 4% मोर्गेज लोन दिया हुआ है 2 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देखना। ये 31 दिसंबर तक का सीन है। आगे लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2017 द लिक्विडेटर सोल्ड। ऑन 1 जनवरी 2017 मतलब ऊपर जो दिया हुआ उसके जस्ट नेक्स्ट डे, ऑन 1 जनवरी 2017 द लिक्विडेटर सोल्ड M Limited plant for 2,05,000 एंड स्टॉक इन ट्रेड फॉर 2 लाख। तो क्या किया, लिक्विडेटर सोल्ड M Limited प्लांट को कितने में सेल किया, 2,05,000 में, और स्टॉक को सेल किया 2 लाख में। The sale was completed in January 2017 and the consideration satisfied as to 2,62,200 in cash and as to the balance 6% debenture of purchasing company issued to liquidator at a premium of 2%. तो क्या किया पता है, लिक्विडेटर ने क्या किया, लिक्विडेटर ने पता है आपको, लिक्विडेटर ने क्या किया, जो M Limited लिक्विडेट हो रही है ना, उसके प्लांट को और स्टॉक को क्या किया, सेल कर दिया किसी दूसरी कंपनी को। और कितने में सेल किया, देखो, प्लांट को सेल किया 2,05,000 में और स्टॉक को सेल किया 2 लाख में। मतलब जिसको सेल किया
जिसको सेल किया उससे टोटल कंसिडरेशन कितना लेना है, 4,05,000 का 4,05,000 का अपने को क्या चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए। तो जैसे अभी तक जो क्वेश्चंस किए उसमें क्या होता है, लिक्विडेटर 1 बाय 1 एसेट्स अलाउड करता है, 1 बाय 1 क्या करता है, एसेट्स अलाउड करता है, और वो एसेट सारी किस में होती है, कैश में रियलाइज होती है। पर समझो एम लिमिटेड के लिक्विडेटर ने एम लिमिटेड के प्लांट और स्टॉक को किसी दूसरी कंपनी को सेल कर दिया, और कितने में सेल किया, 2,05,000 और 2,05,000 और 2 लाख। अब ये देखो फिर लिखने में गलती हो गई, 2,05,000 और 2 लाख, मतलब टोटल मिला के अपने को परचेजिंग कंपनी से लिक्विडेटर को कितना लेना है, 4,05,000। और ये आगे क्या बोल रहे हैं, द कंसिडरेशन सेटिस्फाइड एज टू 260,200 इन कैश, और इसमें से कैश रिसीव हो गया 260,200 का, तो कैश रिसीव हो गया। एंड एज टू द बैलेंस, और बाकी जो बैलेंस बचा वो परचेजिंग कंपनी ने क्या किया, 6% डिबेंचर दे दिए इशू टू लिक्विडेटर। अब अगर मैं देखूँ तो 4,05,000 टोटल अपने को चाहिए थे, उसमें से 2,62,200 का पेमेंट किस में किया, कैश में। तो 142,800 के डिबेंचर्स इशू कर दिए परचेजिंग कंपनी ने। मतलब लिक्विडेटर को प्लांट और स्टॉक सेल करने के बाद 260,200 तो आया कैश में, और जो बचा हुआ 142,800 है ना, वो डिवेंचर में आया। और यहाँ लिखा हुआ है कि ये 2% प्रीमियम पे इशू हुआ है। तो अगर मैं 142,800 डिवाइड बाय 102 करूँ, 1,42,800 की वैल्यू के डिबेंचर आए और 102 पे इशू हुए, मतलब 1,400 डिबेंचर परचेजिंग कंपनी ने इशू किए, जिनकी फेस वैल्यू 1,40,000 है। 1,400 डिवेंचर कंपनी ने इशू किए, 1,400 डिवेंचर कंपनी परचेजिंग कंपनी ने इशू किए, जिनकी फेस वैल्यू 1,40,000 है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ जो लिखा हुआ है, ऑन 1 January 2017 द लिक्विडेटर सोल्ड एम लिमिटेड्स प्लांट एट 2,05,000 एंड स्टॉक एट 2 लाख। The sale was completed in January 2017 and the consideration कितना, 4,05,000 satisfied as to 260 to 200 कैश। तो 2,62,200 तो कैश में आ गया, और बाकी बैलेंस जो है वो 6% डिबेंचर ऑफ द परचेजिंग कंपनी, जिसको 2% प्रीमियम पे क्या किया, इशू किया। तो जो डिबेंचर रिसीव हुए उनका इशू प्राइस 142,800 है, उसको 102 से डिवाइड करूँ तो परचेजिंग कंपनी ने अपने 1,400 डिबेंचर इशू किए, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1,40,000। आगे देखते हैं, द रिमेनिंग स्टेप्स इन द लिक्विडेशन वाज एज फॉलोज। रिमेनिंग स्टेप्स क्या है, देखो, द लिक्विडेटर रियलाइज 52,000 आउट ऑफ द बुक डेट्स। डेटर से कितना रियलाइज हुआ, 52,000। एंड द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन अमाउंट्स टू 2,000, मतलब डेटर से पैसा कलेक्ट करने का 2,000 एक्सपेंस हो गया। तो नेट ऑफ करें तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर 50,000 हो गया। द लोन मोर्गेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लोन मोर्गेज वॉज डिस्चार्ज ऑन 31 January 2017। द लोन मोर्गेज वॉज डिस्चार्ज ऑन 31 January 2017। क्या लिखा है, द लोन मोर्गेज वॉज डिस्चार्ज ऑन 31 January 2017 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम 31 July 2016। वापस देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द लोन मोर्गेज और डिस्चार्ज ऑन 31 January 2017। ऊपर देखो जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, वो 31 December 16 तक का है, और ये कह रहे हैं कि जो लोन मोर्गेज मतलब सिक्योर्ड था, उसको 31 January 2017 को पेमेंट किया। मतलब ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 December तक का, और लोन का रीपेमेंट कब हुआ, 31 January को, और ये कह रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम 31 July 2016। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने मॉर्गेज लोन पे इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक का दिया, जुलाई के बाद में देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ईयर एंड, और जनवरी पेमेंट, 6 महीने का हम लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट किया। अब सबसे बड़ा इशू क्या है कि आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि 31 जुलाई 16 से 31 जनवरी 17 तक का इंटरेस्ट पेमेंट किया, और ईयर एंड जो हो रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना। और ईयर एंड जो हो रहा है ना, वो कब हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है कब, 31
दिसंबर को। और यहाँ पे बोला हुआ है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट जो है वो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या एडेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 जुलाई से ईयर एंड तक, 31 जुलाई से ईयर एंड तक अगर मैं काउंट करूँ ना, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 मंथ। तो 5 मंथ का तो इंटरेस्ट है बैलेंस शीट डेट तक, और 1 मंथ का एक तरह से डिले इंटरेस्ट है। तो मैं पेमेंट 6 महीने का इंटरेस्ट कर रहा हूं, पर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इंटरेस्ट एडेड है वो 5 महीने का ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट, तो ये जो 25,000 का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो तो अप टू 31 दिसंबर ही है ना। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब मैं ट्रायल बैलेंस दिसंबर को बनाए तो इंटरेस्ट तो 5 मंथ का ही ड्यू हुआ ना। बैलेंस शीट डेट तक, ईयर एंड डेट तक, लिक्विडेशन डेट तक तो इंटरेस्ट 5 मंथ का ड्यू हुआ ना। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है, इंटरेस्ट पेमेंट 6 मंथ का हो रहा है, पर एक्सपेंसेस के अंदर जो इंटरेस्ट एडेड है ना वो सिर्फ 5 मंथ का ही एडेड है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट में नीचे लिखा हुआ है, देखो 2 लाख का लोन है, उस पे 4%, 8,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 3,333 है। इसका मतलब 5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो 3,333 है। और 6 महीने का अगर मैं कैलकुलेट करूँ 2 लाख पे 4% के हिसाब से डिवाइड बाय 12 इंटू 6 करें तो ये इंटरेस्ट 4,000 है। मतलब जब लिक्विडेटर लोन रीपेमेंट करेगा ना इस डेट पे, तो वो 4,000 का इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, पर एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इंटरेस्ट एडेड है वो तो इतना ही है, 3,333 का। अब बच्चे क्या करते हैं पता है, वो 25,000 में से 4,000 माइनस कर देते हैं, तो उनका जो अदर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग आता है वो 21,000 ही आता है, जबकि अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अब आ रहा है वो 25,000 माइनस 3,333 है। इसका मतलब 21,667 ये मेरे अदर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। तो इंटरेस्ट मॉर्गेज लोन का रीपेमेंट कब हो रहा है, मॉर्गेज लोन का रीपेमेंट हो रहा है 31 जनवरी, और 31 जनवरी तक पीरियड 6 मंथ होता है। तो मैं इंटरेस्ट पेमेंट तो 6 महीने का कर रहा हूं, पर ट्रायल बैलेंस का पीरियड जो है ना, ट्रायल बैलेंस में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर जो इंटरेस्ट एडेड है वो सिर्फ 5 मंथ्स का ही है। तो मैं 25,000 जो ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है उसमें से मैं 5 मंथ का इंटरेस्ट ही माइनस कर सकता हूँ, तो मुझे अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पता चलेगा। और उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर्स वर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2% डिस्काउंट। द क्रेडिटर वर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2% डिस्काउंट, मतलब क्रेडिटर्स को 2% डिस्काउंट को पेमेंट हुआ, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट वर सेटल फॉर 2,000। अब ये क्वेश्चन तो क्या है कि इन्होंने सीधा बोल दिया कि जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना उसका पेमेंट 2,000 हुआ। पर मान लो अगर ये क्वेश्चन ढंग से सुनना, मान लो अगर ये क्वेश्चन कहता कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट 90% हुआ, इंटरेस्ट को छोड़कर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट 90% हुआ, तो मुझे ये निकालना पड़ता ना कि इंटरेस्ट को छोड़कर कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, फिर मैं इसका 90% निकालता तो पेमेंट आता। अब अगर यहाँ पे तुम इंटरेस्ट 6 महीने का गलत ले लेते, अगर यहाँ तुम इंटरेस्ट 6 मंथ का लेते गलत लेते, तो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बैलेंस गलत आता, फिर वो भी गलत। अब यहाँ क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीधा दे दिया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सेटल कितने पे हुआ, 2,000 पे। तो इंपॉर्टेंट क्या है पता है, बैलेंस शीट डेट जो है ना, मतलब लिक्विडेशन डेट 31 दिसंबर है, वहाँ तक पीरियड 5 महीने हो रहा है, 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक 5 मंथ्स हो रहा है। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर सिर्फ 5 मंथ का इंटरेस्ट एडेड है, पर पेमेंट 6 मंथ का होगा। और गलती क्या करते हैं बच्चे पता है, 25,000 में से 6 महीने का इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, जबकि है सिर्फ वहाँ पे इंटरेस्ट कितना, 5 मंथ्स का ही है। आगे लिखा हुआ है ऑन 30 जून 2017
6 month interest on debenture was received from एम लिमिटेड नहीं है, ये रिसीव फ्रॉम परचेजिंग कंपनी। ऊपर दिया था, इन्होंने अपने कुछ एसेट्स को क्या किया, किसी परचेजिंग कंपनी को बेच दिया, और बदले में उस परचेजिंग कंपनी ने इनको क्या किए थे, डिबेंचर्स दिए थे। अब वो परचेजिंग कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दे रही है, जो लिक्विडेटर को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो इस केस में इन्होंने बोला 30 जून मतलब 6 महीने बाद 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वॉज रिसीव्ड फ्रॉम परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी से लिक्विडेटर को क्या हुआ, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिला। और जो समझदार है समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा किस पे होती है, फेस वैल्यू पे। तो गलती से भी 142 800 पे मत कैलकुलेट करना, 6 महीने का जो इंटरेस्ट रिसीव होगा 140 पे कैलकुलेट होगा। Liquidation expense amounts to 3,000 and liquidator remuneration 3% on disbursement to the members। मतलब मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट होगा उसका 3% रेमुनेशन मिलेगा। तो रेमुनेशन का पेमेंट सबसे लास्ट में कैलकुलेट होगा अपना। फिर लिखा हुआ है व्हेन 30 जून को सारा पेमेंट हो गया, व्हेन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर वर पेड आउट इन कैश। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किस में हुआ, कैश में। एंड द डिबेंचर्स ऑन एम लिमिटेड, डिबेंचर्स ऑफ एम लिमिटेड, एम लिमिटेड तो एक खुद ही है, डिबेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी एंड द बैलेंस ऑफ कैश वर डिस्ट्रीब्यूटेड रेटिबली अमंग्स द इक्विटी शेयर होल्डर। तो सोचो इस क्वेश्चन में लिक्विडेटर, आप अगर लिक्विडेटर होते तो आपने क्या किया, कंपनी की कुछ एसेट्स को तो कैश में बेच दिया और कुछ एसेट्स के बदले में आपको डिबेंचर मिले। मतलब लिक्विडेटर के पास यहाँ पे कैश भी है और डिबेंचर्स भी है। तो क्वेश्चन में क्लेरिफाई कर दिया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सारा पेमेंट किस में हुआ, कैश में हुआ, और बचा हुआ कैश और जो डिबेंचर्स हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या हुआ, प्रोपोर्शनेटली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एग्जाम में आया हुआ भी है। तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा था, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिसीव फ्रॉम परचेजिंग कंपनी। हम तो अपनी एसेट्स बेच रहे हैं, तो जिसको बेची वो परचेजिंग कंपनी है। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिसीव फ्रॉम परचेजिंग कंपनी, जिसको हम लोगों ने प्लांट और स्टॉक बेचा था। तो अगर यहाँ पे लिखा जाए तो टोटल कंसिडरेशन कितना था, देखो टोटल कंसिडरेशन था 2,05,000 और 4,05,000। ठीक है, उसमें से कैश पेमेंट रिसीव हो गया 260 to 200 का कैश रिसीव हो गया। तो कितने परसेंट डिबेंचर थे, वैल्यू ऑफ 6% डिबेंचर रिसीव। तो वैल्यू ऑफ 6% डिबेंचर रिसीव अगर कैलकुलेट करें तो 4,05,000 में से क्या करना है, 260 to 200 माइनस करना है। तो 1,42,800 के डिबेंचर रिसीव हुए, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ फेस वैल्यू ऑफ 6% डिबेंचर रिसीव। तो 142,800 डिवाइड बाय 100 इनटू इशू प्राइस है और मल्टीप्लाई बाय 100 फेस वैल्यू है, तो ये आएगा 1,40,000, और ये काम आएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 1,40,000 पे होगा। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली हम लोग लेते हैं, तो क्या करना है अपने को इस क्वेश्चन में,
चलो ये हो गया अपना लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो बिल्कुल रिसीट्स एंड पेमेंट है। तो ये तुम्हारा रिसीट साइड हो गया और ये पेमेंट साइड जैसा हो गया। स्टार्टिंग वही कैश बैंक का बैलेंस देख लो, कहीं देखा हो तो। बैंक का बैलेंस है 74,000। टू बैंक 74,000, ठीक है। तो बैंक का बैलेंस 74 था, ये ले लिया। टू रियलाइजेशन। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4% मोर्गेज लोन। अब मोर्गेज लोन तो यही हुआ ना कि किसी के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। मोर्गेज लोन मतलब सिक्योर्ड है। अब किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है, तो अगर ढंग से देखें तो यहाँ फिक्स एसेट्स के नाम पे एक ही है, प्लांट। और ये वो जो प्लांट है ना, ये प्लांट ये अपन ने कंपनी को क्या किया, बेच दिया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक मोर्गेज लोन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोर्गेज लोन है। अब मोर्गेज लोन किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है वो नहीं लिखा हुआ है, पर यहाँ क्वेश्चन में देखोगे तो कंपनी की फिक्स एसेट्स प्लांट ही है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मोर्गेज लोन है वो किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है, प्लांट के अगेंस्ट में। तो जो प्लांट से रियलाइज होगा उसमें से मोर्गेज लोन का पेमेंट करेंगे। तो रियलाइजेशन फ्रॉम अभी प्लांट और स्टॉक को छोड़ के अगर मैं बात करूं, देखो प्लांट छोड़ दो, स्टॉक छोड़ दो, एक कंपनी को बेच दिया, उसके अलावा तो बची डेटर्स रहे। तो रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स, नीचे लिखा हुआ है कि 52,000 डेटर्स से रियलाइज हुआ और उसमें से 2,000 कलेक्शन एक्सपेंस लग गया। इसका मतलब लिक्विडेटर को डेटर से नेट रियलाइज कितना हुआ, 50,000। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं टू रियलाइजेशन फ्रॉम परचेजिंग कंपनी, तो कैश रिसीव हुआ है 1,62,200 और 6% डिबेंचर रिसीव हुए, कितनी वैल्यू के, 142,800। तो टोटल मिला के 1,62,200 प्लस 1,42,800 करें तो 3,05,000। ओहो, 162,200, कैश कितना आया, 262,200, और ये मिला के हो गया 4,05,000। तो प्लांट जिसके अगेंस्ट में मोर्गेज लोन सिक्योर्ड था, तो इसी में से आपको लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा। और लोन की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 2 लाख, और माइनस उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6 मंथ का, जो कितना है 4,000। तो 4,05,000 जिसमें 2,62,200 का क्या है, कैश है। तो 262 हाँ, तो 262,200 के कैश में से क्या किया अपन ने, 2,04,000 का क्या किया, मोर्गेज लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, 2,01,000 बच गया। अब जिसको समझ में आ रहा है, 2,01,000 में से क्या है पता है, 1,42,800 के तो डिबेंचर है, और बाकी जो बचा हुआ है वो किस में से बचा हुआ है, कैश में से बचा हुआ है। तो अब लिक्विडेटर के पास कैश के साथ साथ यहाँ पे क्या डिबेंचर्स भी हैं। लिक्विडेटर के पास यहाँ कैश के साथ साथ क्या है, डिबेंचर्स भी हैं उस परचेजिंग कंपनी के। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते थे, अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसा, कैश मिला, उसमें से लोन और इंटरेस्ट 6 महीने का, तो लोन का अमाउंट कितना है, 2 लाख। लोन का अमाउंट कितना है, 2 लाख, तो लोन हो गया और 4,000 इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया। तो 2,62,200 में से 2,04,000, तो 58,200 का तो कैश बच गया, और इसके अलावा 6% डिबेंचर रिसीव हो गए, जिसकी फेस वैल्यू 140 अपन ने कैलकुलेट किया था, और वैल्यू 1,42,800 है। ठीक है, और क्या है, देखो ये एसेट से रियलाइजेशन हो गया। अब पेमेंट साइड में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले
तो पेमेंट साइड में हम लोग सबसे पहले पेमेंट किसको करते हैं? पेमेंट साइड में हम लोग सबसे पहले पेमेंट करते हैं लीगल एक्सपेंस। तो लीगल एक्सपेंस तो है नहीं। अब लिक्विडेटर रेमुनरेशन है तो ये तो बाद में कैलकुलेट होगा। लिक्विडेशन एक्सपेंस नीचे दिया हुआ है 4th पॉइंट में, लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंट्स टू 3000। तो ये मैंने लिक्विडेशन एक्सपेंस लिख दिया 3000, ठीक है। फिर उसके बाद में किसको पेमेंट होता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। देखो कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है क्या यहाँ? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो कोई पढ़ने में आए नहीं, ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है। फिर देखो डिबेंचर होल्डर्स वगैरह है क्या? वो भी नहीं है। तो अब यहाँ पे सीधा क्या होगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में एक तो क्रेडिटर्स है और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो क्रेडिटर्स को 2% डिस्काउंट पे डिस्चार्ज किया। तो देखो यहाँ ट्रेड पेबल गिवन है आपको 75,000, तो 75,000 का 98% पेमेंट हुआ है। 75,000 का 98%, इसका मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ 73,500 और क्वेश्चन में ही गिवन है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट कितना हुआ? 2000, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद पेमेंट किसको होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे को दिख रही है 1 लाख रुपीज़ ऊपर से सेकंड नंबर पे। तो 1 लाख का पेमेंट हो गया। डिविडेंड विविडेंड ऑलरेडी पेड है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में कि 6000 का डिविडेंड हम लोग ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे पेमेंट करवाना है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करवाना है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्योंकि एक ही कैटेगरी है इसलिए कॉल रिफंड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार नीचे पढ़ लेते हैं और कुछ रह रहा हो तो। देखो इक्विटी ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं एक बार। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट हो गया, प्लांट रियलाइज हो गया, स्टॉक भी रियलाइज हो गया, डेटर्स से एक्सपेंस पेमेंट आई गया, क्रेडिटर्स को पेमेंट हो गया, बैंक बैलेंस अपन ने ले ही लिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का कुछ होता नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कुछ होगा नहीं, ट्रेडिंग लॉस, एक मिनट, ट्रेडिंग लॉस का कुछ होगा नहीं, डिविडेंड ऑलरेडी पेड है, बाकी ये पेमेंट हो गया ऑलरेडी अपना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट हो गया, मॉर्गेज लोन, मतलब ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हो गया। फर्स्ट पॉइंट देखो, डेटर से कलेक्शन हो गया, लोन का रीपेमेंट हुआ, ठीक है, क्रेडिटर्स 2% डिस्काउंट पे ये भी हो गया। थर्ड पॉइंट बच रहा है। थर्ड पॉइंट देखो, ऑन 30th June 2017 6 month इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वॉज रिसीव फ्रॉम परचेजिंग कंपनी एम लिमिटेड। तो ये खुद ही है जो लिक्विडेट हो रही है। परचेजिंग कंपनी मतलब जिसको हमने, परचेजिंग कंपनी मतलब जिसने हमसे प्लांट और स्टॉक खरीदा था, जिसने हमको डिबेंचर इशू किए थे, तो हमको उनसे क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीट साइड में आ जाएगा। और अब यहाँ पे काम आएगा 1,40,000 पे 6% डिबेंचर के हिसाब से 6 मंथ का। तो 1,40,000 पे 6% के हिसाब से 6 मंथ का 4,200 का क्या हुआ? लिक्विडेटर को इंटरेस्ट रिसीव हो गया। और अब बस अब देख लो क्या है, अब इजी है। तो 74,000 प्लस 50,000, 74 प्लस 50 प्लस 58,200 का कैश बच रहा है, प्लस 142,800 के डिबेंचर्स हैं और प्लस 4,200 का इंटरेस्ट आया। इसमें से पेमेंट हुआ कितना? 3,000, 73,500 और 2,000। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ तक पेमेंट करवाने के बाद 25,700 बच रहा है। लिक्विडेटर का जो रेम्युनरेशन है ना, वो फाइनल पेमेंट टू शेयर होल्डर्स है, मतलब शेयर होल्डर्स को जितना फाइनली पेमेंट होगा ना, उसका कुछ परसेंट है।
तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जिसको दिख रहा है, रेम्यूनरेशन इज 3% ऑफ डिसबर्समेंट टू मेंबर्स। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स को जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका कितना परसेंट है, 3% है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो सोच के देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सरप्लस अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, सरप्लस अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू रेट। तो रेम्यूनरेशन निकालोगे तो 2,50,700 डिवाइड बाय 103 मल्टीप्लाई बाय 3। तो डिवाइड बाय करना पड़ेगा 103 और मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो यहाँ पे कुछ रेम्यूनरेशन 7,302 राउंड ऑफ करें तो, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 दे ही दिया। अब कितना बच रहा देखो, 250,700 बच रहा था, उसमें से 7,302 और माइनस 1 लाख, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए फाइनली बच रहा है, बैलेंस बच रहा है 143,398। ये पेमेंट किसके लिए बच रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। और इनको पेमेंट कैसे कर रहे हैं, जो 6% डिबेंचर्स थे ना ऑफ परचेजिंग कंपनी 142,800, तो 1,42,800 के जो डिबेंचर्स थे वो दे दिए एक तो, और जो बचा हुआ पेमेंट है ना वो किस में हो रहा है, कैश में हो रहा है। तो 143,398 में से 142,800 माइनस करोगे, इसका मतलब 598 का पेमेंट किस में हो रहा है, कैश में हो रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को। ऐसा देखो यहां लिखा हुआ है, इसको ढंग से पढ़ो, 4th पॉइंट में दिया हुआ है। 4th पॉइंट के नीचे मेंबर्स वर पेड ऑन 30 जून 2017 व्हेन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर वर पेड आउट इन कैश। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किस में हुआ, कैश में हुआ, ठीक है। एंड द डिबेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी एंड बैलेंस ऑफ कैश वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमारे पास जो पैसा था उसमें से कैश, तो मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट किस में हुआ, कैश में हुआ। और जो डिबेंचर आए थे ना एसेट्स बेच के, वो डिबेंचर इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बचा हुआ कैश भी क्या हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर्स में आ गया। मतलब रिसीट साइड में जो परचेजिंग कंपनी से 1,42,800 के जो डिबेंचर आए थे ना वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिले, और उसके बाद जो बचा हुआ कैश है, वो बचा हुआ कैश कितना है, 598, वो भी किसको मिल गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। मतलब सीधा है देखो, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं तो भी मैं कैश निकाल सकता हूँ। 74,000 का कैश कलेक्ट हुआ, ठीक है, फिर 50,000 का डेटर से रियलाइज़ हुआ, ये भी कैश में। 58,200 लोन रीपेमेंट करने के बाद बच गया, और 42,200 का इंटरेस्ट आया, मतलब टोटल कैश आया 186,400 माइनस उसमें से 7,302 दे दिया लिक्विडेटर को, 3,000 के एक्सपेंस हो गए, माइनस 73,500 का क्रेडिटर को पेमेंट हो गया, 2,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेमेंट हो गया, 1 लाख का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैश में हुआ। तो बचा हुआ कैश 598 है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल गया। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इस क्वेश्चन में 598 तो मिला कैश, और 142,800 मिले डिबेंचर, जो उन्होंने प्रोपोर्शनेटली क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू के डिबेंचर मिले और उनकी फेस वैल्यू कितनी है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो फेस वैल्यू पे होगी। तो पहले तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आया हुआ है। तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर बाद में यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ मेरे को, कॉल और रिफंड क्यों नहीं कैलकुलेट किया अपन ने। ये लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है। कॉल और रिफंड क्यों नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि एक ही कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में आया हुआ 1-2 बार। ये 6 हो गया, 7 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 10 स्टार लगा सकते हैं, इजी है, पर ऐसा क्वेश्चन कम से कम 4 to 5 टाइम एग्जाम में आया। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर द अकाउंट टू बी सबमिटेड बाय रिसीवर एंड लिक्विडेटर। प्रिपेयर द अकाउंट टू बी सबमिटेड बाय द रिसीवर
एंड लिक्विडेटर। तो एक तो बनाना है रिसीवर का अकाउंट और एक बनाना है किसका, लिक्विडेटर का अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में तुमको क्या करना है पता है, इस क्वेश्चन में एक तो रिसीवर का फाइनल अकाउंट बनाना है और एक लिक्विडेटर का फाइनल अकाउंट बनाना है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसे बहुत इजी है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो, द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डर्स लिमिटेड ऑन 30 सितंबर 2016। ये डेट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे जस्ट पहले का जो 12 मंथ निकला है उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट ड्यूज ड्यू होंगे या सैलरी वेजेस ड्यू होगा वो प्रेफरेंशियल होता है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, सन्ड्री करंट एसेट्स हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, डिबेंचर इशू एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ, ये भी लॉस है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ना तो ये रियलाइज़ होगा ना ये रियलाइज़ होगा और हम भी कंसीडर नहीं करेंगे। शेयर कैपिटल 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 1 लाख, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 1 लाख और 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 7.5। ये अब यहाँ पे देखो, मतलब अपने को बैलेंस शीट पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे दो कैटेगरी का इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो एक फुल्ली पेड अप है और एक पार्टली पेड अप है, मतलब आपको इस क्वेश्चन में कॉल और रिफंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। 13% डिबेंचर है, मोर्गेज लोन है, मतलब ये किसी न किसी के अगेंस्ट सिक्योर्ड होना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स एरियर्स है, मतलब अभी तक कुछ इनकम टैक्स हमने पेमेंट नहीं किए। तो असेसमेंट कंक्लूडेड इन जुलाई 2012, असेसमेंट कंक्लूडेड इन जुलाई 2012 नहीं है, वो 2016 है। मतलब पिछले कुछ सालों के, पिछले कुछ ईयर्स के टैक्स जो है वो असेस्ड ही नहीं हुए। डिस्प्यूट होगा जो भी है, पर ये फाइनली असेस्ड कब हुआ। और जितना तुमने टैक्स पढ़ा है तुमको पता होना चाहिए कि हमारी लाइबिलिटीज तभी बनती है जब टैक्स असेस्ड होता है। तो ये टैक्स असेस कब हुआ पता है, जुलाई 2016 में। अब ये इनकम टैक्स क्या है, गवर्नमेंट ड्यू है ना, इनकम टैक्स गवर्नमेंट ड्यू है। तो देखो ये 12 महीने के अंदर ड्यू हो रहा है या उससे पहले ड्यू हो रहा है। तो 30 सितंबर 16 से जस्ट पहले बात करूं तो 30 सितंबर 15 या 1 अक्टूबर 15। तो ये ईयर 12 महीने यहाँ से चालू कि यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। और ये जो है ना जुलाई 2016, अगर ये जुलाई 2016 1 अक्टूबर से पहले होता ना तो ये फिर प्रेफरेंशियल नहीं होता। पर यहीं पे कहीं पे अगर मैं बात करूं कि आपका जुलाई 16 आ रहा है, इसका मतलब ये जो इनकम टैक्स है ना, इसका असेसमेंट जो हुआ है ना वो लिक्विडेशन डेट से जस्ट 12 मंथ्स के पहले बीच बीच में हुआ है। तो ये इनकम टैक्स पूरा प्रेफरेंशियल है। अब भले इसका असेसमेंट ईयर कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं। अब इसका असेसमेंट ईयर कौन सा, तो उससे मतलब नहीं। ये असेस्ड कब हुआ, लिक्विडेशन डेट से 12 मंथ के अंदर अंदर ये असेस्ड हुआ, इसलिए ये क्या है, प्रेफरेंशियल है। तो ये 26,000 पूरा क्या है, प्रेफरेंशियल है। मोर्गेज लोन वो सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। मोर्गेज लोन किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है, लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट में। डिबेंचर वर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल अदर एसेट, ये ठीक है। द कंपनी वाज अनेबल टू मेक द पेमेंट एंड देयरफॉर द डिबेंचर होल्डर अपॉइंटेड रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर्स। क्या बोला है देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द कंपनी, बहुत बड़ा हो गया, हाँ बच्चों देखो, द कंपनी वॉज अनेबल टू मीट द पेमेंट्स एंड देयरफॉर डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंटेड ए रिसीवर फॉर द डिबेंचर होल्डर। तो कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर होल्डर्स के ड्यूज का पेमेंट नहीं किया और उससे डिबेंचर होल्डर्स को गुस्सा आ गया कि यार ये हमारे ड्यूज के पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स ने लिक्विडेशन कर दिया, कंपनी को लिक्विडेट करवा दिया और उन्होंने अपने बिहाफ पे एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया। तो ये रिसीवर अपॉइंट किसने किया, दिस रिसीवर, ये एक पैटर्न है और ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। तो रिसीवर को अपॉइंट किसने किया, डिबेंचर होल्डर्स ने। तो रिसीवर का काम क्या है पता है, रिसीवर का काम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करवाना है। तो देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि रिसीवर एसेट्स बेचे और डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करके चला जाए। अगर रिसीवर को डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करवाना है तो उससे पहले जो लीगल ऑर्डर्स हैं उनको भी पेमेंट करवाना पड़ेगा ना।
मतलब डिबेंचर होल्डर से पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पेमेंट होते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पेमेंट होते हैं, तो उनको पेमेंट कराने के बाद डिबेंचर होल्डर्स का नंबर आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा पता है, डिबेंचर होल्डर्स तक के जितने भी पेमेंट्स है ना, डिबेंचर होल्डर्स तक के जितने भी पेमेंट है वो सब कौन करेगा, रिसीवर करेगा, और उसके बाद के जो पेमेंट है वो लिक्विडेटर करेगा। और क्या किया रिसीवर ने, रिसीवर ब्रॉट द लैंड एंड बिल्डिंग टू ऑक्शन। रिसीवर ने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग का ऑक्शन कर दिया। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट में कुछ सिक्योर्ड था, शायद पहली लाइन में लिखा हुआ है मोर्गेज लोन वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। तो रिसीवर ने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग का ऑक्शन करा दिया एंड रियलाइज 1,50,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग को किसने सेल किया, लैंड एंड बिल्डिंग को किसने सेल किया, रिसीवर ने सेल किया। तो लैंड एंड बिल्डिंग में से मोर्गेज लोन का पेमेंट हो जाएगा क्योंकि मोर्गेज लोन उसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है। ही ऑल्सो टुक चार्ज ऑफ सन्ड्री एसेट्स ऑफ वैल्यू ऑफ 2,40,000, और उसके अलावा कुछ और सन्ड्री एसेट्स उसने क्या किया, 2,40,000 की वैल्यू की थी, जिससे रियलाइज कितना किया, 2 लाख। तो रिसीवर का क्या काम है, डिबेंचर होल्डर्स तक पेमेंट करवाना है, और उसके लिए उसने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग ऑक्शन कर दी जिससे 1,50,000 रियलाइज हुआ, और अदर एसेट जिसकी वैल्यू कितनी है 2,40,000, उससे रियलाइज कितना किया, 2 लाख। द बैंक ओवरड्राफ्ट वाज सिक्योर्ड बाय द पर्सनल गारंटी ऑफ द टू ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। अब पर्सनल गारंटी को सिक्योरिटी नहीं मानते हैं, तो पर्सनल गारंटी सिक्योरिटी थोड़ा है, सिक्योरिटी के लिए तो कोई टेंजिबल एसेट्स होना चाहिए ना। तो ये बोल रहे हैं कि द बैंक ओवरड्राफ्ट वाज सिक्योर्ड बाय द पर्सनल गारंटी ऑफ द टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑन द बैंक रेजिंग ए डिमांड द डायरेक्टर्स पेड ऑफ द ड्यू फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज। इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किसने कर दिया, डायरेक्टर्स ने कर दिया। मतलब कंपनी अब किसको पेमेंट करेगी, डायरेक्टर्स को पेमेंट करेगी। कॉस्ट इनकर बाय द रिसीवर 2,000 एंड बाय लिक्विडेटर 2,800। तो कंपनी का लिक्विडेशन आधा तो रिसीवर कर रहा है और आधा लिक्विडेटर कर रहा है। तो पहले रिसीवर करेगा, डिबेंचर होल्डर्स तक सारा पेमेंट कौन करेगा, रिसीवर करेगा। फिर जो पैसा सुनो, फिर जो रिसीवर के पास पैसा बचेगा ना, वो लिक्विडेटर को दे के चला जाएगा, फिर आगे के पेमेंट लिक्विडेटर करेगा। तो एक्सपेंस रिसीवर का भी है, लिक्विडेटर का भी है। द रिसीवर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेमुनरेशन, मतलब जन सेवा में काम कर रहा है। द रिसीवर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेमुनरेशन बट द लिक्विडेटर वॉज रिसीव 3% फी ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज बाय हिम। वो जितनी एसेट रियलाइज करेगा ना, उसका 3% क्या होगा, उसको रेमुनरेशन मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैड नॉट बीन पेड डिविडेंड फॉर द पीरियड आफ्टर 30 सितंबर 2014, और ये 30 सितंबर 2016 है। जिसकी अक्ल काम कर रही है, जो जग रहे हैं, सोचो 30 सितंबर 2014 के बाद से डिविडेंड ही नहीं दिया, और ये बैलेंस शीट डेट जो है, लिक्विडेशन डेट जो है, वो 30 सितंबर 2016 है। मतलब 2 ईयर्स का डिविडेंड इन एरियर्स है, पैसा होगा तो देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉट बीन पे, ये हो गया। एंड द इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर वॉज ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर्स को आपको 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द एसेट्स वर रियलाइज बाय 1 लाख। किसने बेची अभी रेस्ट ऑफ द एसेट्स, बैलेंस शीट में देखो एसेट्स ही 2 हैं, एक लैंड एंड बिल्डिंग है जिसको रिसीवर ने बेच दिया, और एक सन्ड्री एसेट्स है जिसमें से आधा कुछ तो रिसीवर ने बेच दिया और बाकी लिक्विडेटर ने बेचा। तो इसका मतलब रेस्ट ऑफ द एसेट्स वर रियलाइज एट ₹1 लाख, मतलब बाकी बची हुई एसेट्स को लिक्विडेटर ने 1 लाख पे रियलाइज कर दिया। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है पर टेक्निकल है। तो आपको एक तो रिसीवर का फाइनल अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद लिक्विडेटर का फाइनल अकाउंट बनेगा। तो रिसीवर का काम क्या है, रिसीवर का काम सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स तक पेमेंट कराना है। जैसे डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट हो जाएगा, उनका काम खत्म हो जाएगा, बचा हुआ कैश वो लिक्विडेटर को हैंड ओवर करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले बनाना है रिसीवर्स फाइनल अकाउंट, मतलब रिसीवर का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, जो सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स तक को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो वही जनरली ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है। देख लो कैश वैश का बैलेंस है क्या, नहीं है। तो रियलाइजेशन फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स, मैंने पढ़ा था कहीं पे चौथी लाइन में,
he also took charge of sundry asset value 240 and realized 2 lakh. तो उसको कितने में सेल किया उसने? 2 लाख में. और रियलाइजेशन फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग का ऑक्शन कर दिया. थर्ड फोर्थ लाइन के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि उससे 1,50,000 रियलाइज़ हुआ और 150 में से मॉर्गेज लोन का रीपेमेंट होगा. बैलेंस शीट में देखो मॉर्गेज लोन का अमाउंट 80,000 है. इसका मतलब 150 में से 80 पेमेंट करने के बाद 70,000 का सरप्लस बच जाएगा. तो ये तो रिसीवर ने सेल आउट किया. अब इधर सबसे पहले क्या लिखते हो? लीगल एक्सपेंस है नहीं, फिर रिसीवर का रेमुनरेशन है नहीं, तो फिर क्या आएगा? रिसीवर्स एक्सपेंस. नीचे बीच में लिखा हुआ है रिसीवर ने 2000 का क्या किया? एक्सपेंस किया. फिर उसके बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इनकम टैक्स प्रेफरेंशियल है पूरा, क्योंकि वो असेस्ड लिक्विडेशन डेट से 12 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ? असेस्ड हुआ है. ठीक है, इसलिए 26 प्रेफरेंशियल है. और अब हम लोग पेमेंट किसको कर सकते हैं? डिबेंचर होल्डर्स को. और डिबेंचर होल्डर्स में एक तो 13% डिबेंचर्स हैं 1,50,000 और क्वेश्चन में साफ बोल रखा है कि 6 मंथ का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 1,50,000 पे 13% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 के हिसाब से 4875 का इंटरेस्ट होगा. और अब जो भी यहाँ से बचेगा, बस हो गया ना रिसीवर का काम. अब जो भी बचेगा वो क्या करेगा? बाय सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर. अब वो कहेगा भैया संभालो, अब ये कंपनी तुम्हारे हवाले. तो रिसीवर को कितना मिला? 2 लाख तो सन्ड्री एसेट से और 70,000 लैंड एंड बिल्डिंग से सरप्लस. 270 में से 2,000 उसका एक्सपेंस हो गया, 26,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गया, 150 का डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया और 4875 का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया. तो सरप्लस बच रहा है 87,125. कैलकुलेशन एक बार देख लेता हूँ. कैलकुलेशन में इंटरेस्ट 6 महीने का सही है क्या? 1,50,000 का 13% 19,500 डिवाइड बाई 2. ओके 9750 आएगा. मैंने इसका भी आधा कर दिया 9750. तो अब क्या होगा? 2,70,000 में से 28 माइनस कर दो, 150 माइनस कर दो, 9750 माइनस कर दो, तो ये 82250 सॉरी. तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद रिसीवर के पास कितना बच गया? 82250 जो वो लिक्विडेटर को हैंड ओवर कर देगा. समझ में आया? अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्या? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. बहुत इजी है ये. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिक्विडेटर को सरप्लस रिसीव होगा तो वो क्या लिखेगा? टू सरप्लस रिसीव फ्रॉम रिसीवर. और सरप्लस रिसीव फ्रॉम रिसीवर 82250 था. मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे रियलाइजेशन फ्रॉम सन्ड्री एसेट नीचे ही नीचे गिवन था कि अदर सन्ड्री एसेट से 1 लाख रियलाइज हुआ, बस यही हुआ. तो 82,250 तो मिल गए रिसीवर से बचे हुए और बाकी 1 लाख में इसने सन्ड्री एसेट रियलाइज कर दिया. अब पेमेंट साइड में सबसे पहले लीगल एक्सपेंस है नहीं, लिक्विडेटर रेमुनरेशन. जो एसेट्स उसने बेची सरप्लस पे नहीं, जो एसेट्स उसने बेची उसका 3% तो 3,000. और फिर उसके बाद में लिक्विडेटर्स एक्सपेंस कहीं बीच में मैंने पढ़े थे 2,800 है. ठीक है, बस अभी किस किस को पेमेंट हो गया? डिबेंचर होल्डर्स
को पेमेंट हो गया, तो शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में देख लो कौन है। 13% डिवेंचर पेमेंट हो गए, मोर्गेज लोन पेमेंट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट अनसिक्योर्ड है। बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड नहीं है, वो तो डायरेक्टर्स की पर्सनल गारंटी के अगेंस्ट सिक्योर्ड था, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अनसिक्योर्ड है, क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ 62,000 अनसिक्योर्ड है। तो एक तो डायरेक्टर्स को पेमेंट होगा, किसके लिए? ओवरड्राफ्ट के लिए, और एक क्रेडिटर्स को। तो ओवरड्राफ्ट कुछ 32 है और क्रेडिटर्स 32 है। ओवरड्राफ्ट 30, क्रेडिटर्स 32, 62,000 का पेमेंट हो गया। और अब यहाँ पे अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और कहीं पढ़ा है क्या कितने साल से नहीं दिया? हाँ मैंने पढ़ा था, 2 ईयर्स से डिविडेंड नहीं दिया। 30 सितंबर 2014 से 30 सितंबर 16 तक का डिविडेंड नहीं दिया, 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड, तो देखो कैपिटल कितनी है? 1 लाख, और 1 लाख पे 11% के हिसाब से 11,000 एक साल का आता है। तो 1,22,000 का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या करना है? पेमेंट करना है। बस अब देख लो, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखो। अगर अपन यूँ देखें ना कितना पैसा अवेलेबल है, तो 82,250 तो मिल गया सरप्लस, प्लस 1 लाख रियलाइज हो गया सन्ड्री एसेट से, 182,250 है। 3,000 का रेमुनरेशन हो गया, 2,800 का एक्सपेंस हो गया, 62,000 तुमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। तो अगर देखें ना तो यहाँ अवेलेबल 114,450, 1,14,450 अवेलेबल है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड मिला के 1,22,000 का पेमेंट करना है। पर यहाँ देखो मेरे पास ऑलरेडी इक्विटी शेयर जो है ना वो पार्टली पेड अप है, तो मैं फर्स्ट कैटेगरी जो है ना ये तो फुली पेड अप है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी जो है ना ये वाली, ये पार्टली पेड अप है, और आप 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, मतलब मैं जितना है उससे 12,500 तक का ज़्यादा पेमेंट करा सकता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट वाली जो है ना वो तो फुली पेड अप है, सेकंड वाली पार्टली पेड अप है, तो 5,000 पे 2.5 के हिसाब से 12,500 तक मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा कॉल करने का राइट है। तो मैं कितना पेमेंट करवा सकता हूँ पता है? एज ए लिक्विडेटर तो 1,14,450 तो मेरे पास है एज ए लिक्विडेटर, प्लस 12,500 उसमें और जोड़ दूँ तो 114,450 प्लस 12,500, मतलब मैं 126,950 तक पेमेंट करा सकता हूँ, मतलब 1,26,950 तक पेमेंट करा सकता हूँ। जबकि अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 1,20,000 का ही पेमेंट है, मतलब हो सकता है, क्योंकि पैसा कम पड़ेगा तो अपन इक्विटी शेयर होल्डर से 12,500 कॉल कर सकते हैं। तो 1,22,000 दे दिया। अब मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कॉल और रिफंड। तो डेफिशिएंसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डेफिशिएंसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना डेफिशिएंसी वो देखो। डेफिशिएंसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स की अगर हम लोग बात करें कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितनी डेफिशिएंसी है, तो 182, हाँ ऐसा भी, अरे लिखा ही नहीं, 182,250 माइनस 3,000 माइनस 2,800 माइनस 62,000 माइनस 122,000, 7,550 की अभी डेफिशिएंसी है, मतलब पैसा कम पड़ रहा है, ये डेफिशिएंसी। प्लस अपन क्या करते हैं बताओ,
नॉशनल कॉल, तो 5000 शेयर्स पे 2.50 के हिसाब से 12,500 का नॉशनल कॉल हो जाएगा, तो सरप्लस आ जाएगा। कितना सरप्लस आ रहा है बताओ? 4950। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो रिफंड पर शेयर। तो मैं क्या करूँगा, 4950 डिवाइड बाय कितने शेयर्स हैं देखो, 10,000 एक है और 5,000 एक है, तो 15,000। .33 पर शेयर। ए और बी, रिफंड आ रहा है 0.33 माइनस कॉल। फर्स्ट पे तो कुछ नहीं है, सेकंड पे 2.50 का कॉल है। तो बेटा फर्स्ट पे तो 0.33 रिफंड होगा पर शेयर, और सेकंड पे 2.5 माइनस 0.33 2.17 पर शेयर का होगा कॉल। तो 10,000 शेयर्स पे तो करना है रिफंड 0.33 का, और 5,000 शेयर्स पे कॉल करना है 2.17 का। तो ये तुम्हारा जो लिक्विडेटर का था ना, यहाँ क्या लिखूंगा, टू कॉल ऑन 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 2.17। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2.17, तो ये कुछ 10,850। और बाय इक्विटी शेयर होल्डर, तो वो रिफंड हो जाएगा 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 0.33। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.33, 3,300 का इनको रिटर्न हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं टैली हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 82250 प्लस 1 लाख प्लस 10850 माइनस 5800 माइनस 62,000 माइनस 1,22,000 3,300। ठीक है, ये टैली हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है क्वेश्चन का, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है देखो, एक तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा रिसीवर्स फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले रिसीवर्स फाइनल अकाउंट बनेगा, फिर उसके बाद लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट बनेगा जिसमें रिसीवर का सरप्लस भी आएगा। और क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या होगा, कॉल और रिफंड पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न के आपको दिखेंगे। एग्ज़ाम क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से आप कर सकते हो, जितना मैंने अभी तक समझाया। तो 7 8 नहीं करना है अभी, है ना, 8 नहीं करना है, ये पॉइंट डिस्कशन में बाकी है। 9th भी नहीं करना है, 10th हो गया, 10th कर लिया आप लोगों ने ना। नहीं आए तो मेरे को ग्रुप पे बता देना, मैं वापस सॉल्व कर दूंगा। 10th होमवर्क हुआ, 11th हो गया, 15 नहीं करना है, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 नहीं करना है, 19 नहीं करना है, 20 20 देखो एग्ज़ाम में बहुत इजी सा क्वेश्चन आया है। फ्रॉम द डेटा रिलेटिंग टू ए कंपनी विच वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में। कैश विद लिक्विडेटर आफ्टर ऑल एसेट रियलाइजन एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर्स आर पेड 7,50,000। तो मतलब लिक्विडेटर के पास 750 का कैश है।
तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का इन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 35,000 आप पेमेंट करोगे। हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स ये दोनों सिक्योर्ड हो तो उनको पेमेंट हो गया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 35,000 है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स देखो 230 है। 5% 10% 5,000 10% प्रेफरेंशियल ऑफ 100 ईच। तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को अगर मैं कैपिटल का पेमेंट करूं तो 5 लाख की कैपिटल हो गई। और यहाँ पे वही लफड़ा है कि इक्विटी शेयर का एक से ज़्यादा कैटेगरी है। तो यहाँ कॉल और रिफंड पर शेयर निकालना पड़ेगा। लिक्विडेटर रेमुनरेशन 2% ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंशियल एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इससे पहले क्या होगा, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन और लेना पड़ेगा। तो 35,000 के तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्लस 2,30,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और इसका 2% 5,300 लिक्विडेटर रेमुनरेशन हो गया बस। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स से कितना कॉल रिफंड करना है उसके लिए क्या होगा, तुमको 7.5 लाख में से 5,300 रेमुनरेशन, 35,000 2,30,000 माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख। ठीक है, डेफिशिएंसी है 20,300 की डेफिशिएंसी है। नॉशनल कॉल तो 3,000 शेयर पे 25 रुपये के हिसाब से, तो 3,000 इंटू 25 तो 75,000 ये, और 7,000 पे 40, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो 2,80,000। तो 20,300 का डेफिशिएंसी था, 75 प्लस 280, 280 कैसे आएगा, 280 तो आएगा। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 280 तो ये आ गया, प्लस 75 ये आ गया, और डेफिशिएंसी कितनी है, 20,300 की डेफिशिएंसी है। तो सरप्लस बच गया 334,700। रिफंड कितना आएगा, 334 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर हो गए 10,000, तो ये हो गया 33.47। तो दो कैटेगरी हैं, रिफंड हो गया दोनों पे 33.47 और 33.47 माइनस कॉल। फर्स्ट पे कितना कॉल किया 25, सेकंड पे कॉल किया 40, तो माइनस करो 25, तो 8.47 का तो आ रहा है रिफंड, और 33.47 माइनस 40 6.53 का आ रहा है कॉल। तो इधर आ जाएगा कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर 7,000 शेयर्स पे 6.53, ये आ रहा है 45710। और इधर इक्विटी शेयर होल्डर को रिफंड आ जाएगा 3,000 शेयर्स पे 8.47, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 8.47, तो कुछ ये 25,410 का रिफंड आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ट्वेंटी वन, आप लोग करोगे। 21 ट्राई करना है। अच्छा क्वेश्चन है। 21 आप लोग करोगे। 22 हो गया। 23 करोगे होमवर्क। 24 अभी नहीं करना है। 25 वही रिसीवर वाला है।
25 करना है होमवर्क। 26 करना है, रेमुनरेशन का है होमवर्क। 26 होमवर्क। 27 हो गया। 28 वही रिसीवर और लिक्विडेटर वाला है, तो 28 करना है। ट्वेंटी 29 नहीं करना है। 32 हो गया। 33 हो गया। 34 वही है, देखो रिसीवर एंड लिक्विडेटर। 34 करना है। 35 नहीं होगा, ये वही है, देखो वापस 36 वैसा ही है। प्रिपेयर द अकाउंट करंट टू बी सबमिटेड बाय रिसीवर एंड लिक्विडेटर, तो 36 करना है। 37 होमवर्क। 38 करना है। मतलब एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हारे फाइनल अकाउंट पर बेस्ड हैं, तो 38 करना है। थर्टी 39 करना है। 40 नहीं करना है। 41 नहीं करना है। 42 नहीं करना है। बस। तो कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में हुए? थर्टी 39, 38, 37, 36, 34, 33 पहले होमवर्क दिया था। 32 हो गया ना। 28 करना है होमवर्क में। तो देख लेना, जहाँ जहाँ होमवर्क बोले वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। 25 होमवर्क है। 23 है। तो जो जो क्वेश्चंस आपको मैंने बोले वो क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम के अटेम्प्ट कर सकते हो, और मेरे हिसाब से खुद से अटेम्प्ट करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन खुद से करो, बाकी नहीं पढ़ने वाले को तो कुछ कर नहीं सकते। जो खुद ही फेल होना चाहे तो बेटा उसको कोई पास नहीं करा सकता है, तो बेटर है कि ट्राई पास होने की करो और पढ़ाई करो। चलो बाय बाय, टेक केयर।